हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज आपके लिए सेंटर ऑफ मास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास में क्या पढ़ा है? दैट इज वी हैव स्टडीड हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। हमने पहले डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का निकाला था, फिर कंटिन्यूस मास का निकाला था। अब इसकी कुछ आज हम लोग बच्चों देखेंगे एप्लीकेशंस। तो शुरू करते हैं। जल्दी से अपने नोटबुक और पेन निकालें और लिखना शुरू करें। आपको ये पता है बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज फर्स्ट मास इनटू उसका वेक्टर, सेकंड मास इनटू उसका वेक्टर अप टू सो ऑन, डिवाइडेड बाय टोटल मास। इस पूरे मास को टोटल करके मैंने इधर लिख लिया, तो मैं इस वे में लिख सकता हूं इसको। अब अगर बच्चों किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज हो रहा है, पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंज। जरूरी नहीं है सब में हो, किसी में भी हो सकता है। अगर पार्टिकल्स की पोजीशन में चेंज होगा तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में भी चेंज होगा। यहां तक बात क्लियर है? तो बच्चों हमने डेल्टा टी से चेंज इन पोजीशन को डिवाइड कर दिया। चेंज इन पोजीशन बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो बच्चों एक फॉर्मूला बना है, ध्यान से देखें। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1, पहला मास उसकी वेलोसिटी प्लस दूसरा मास उसकी वेलोसिटी अपॉन सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो बिल्कुल जो वेलोसिटी में जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, वो भी बिल्कुल पोजीशन की तरह ही बनेगा। अब बच्चों मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम को ऐड कर देंगे। इसके बाद यहां से इधर आ रहे हैं। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो बच्चों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी चेंज होगी। चेंज इन वेलोसिटी को दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड कर दिया। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। तो जैसा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वैसे ही वेलोसिटी का और वैसा ही एक्सेलरेशन का, m1 a1 प्लस m2 a2 सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। किसी भी पार्टिकल की एक्सेलरेशन चेंज होती है तो बच्चों उसके सेंटर ऑफ मास की भी एक्सेलरेशन चेंज होगी। तो इस वे में आपको लिखने आने चाहिए। अब यहाँ से बिल्कुल उल्टा चलें। मान लेते हैं, अब आपको ये पता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? फोर्स एक्सटर्नल ऑन सिस्टम अपॉन मास ऑफ सिस्टम, यही होता है एक्सेलरेशन। तो बच्चों अगर एक्सटर्नल फोर्स जो कि सिस्टम पे लग रही है वो हो जाए जीरो, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कितना हो जाएगा? जीरो। अगर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? जीरो। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है ना? दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर ही रहेगी अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। यहां तक बात क्लियर? बच्चों अगर शुरू में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो थी तो साफ साफ देख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कितनी हो जाएगी? जीरो। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ही नहीं, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है नहीं, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? जीरो। ये सारी चीजें लिंक्ड हैं और मोस्टली क्वेश्चंस में यही यूज होगा, तो ध्यान से इसको समझें और जल्दी से नोट कर लें। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सेंटर ऑफ मास के एप्लीकेशंस पे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? तीन पार्टिकल्स चल रहे हैं ऐसे जैसे शो किए गए हैं। तीनों की वेलोसिटी आपको दी गई है। तीनों पार्टिकल्स का मास दिया गया है 2 kg, 4 kg एंड 1 kg। हमसे क्या पूछा है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? पहला मास उसका वेलोसिटी वेक्टर, दूसरा मास उसका वेलोसिटी वेक्टर, 3 मासेस हैं तो थर्ड मास उसका वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टोटल मास।
तो बच्चों वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो मुझे वेक्टर आई जे एंड के अलोंग पता होने चाहिए। ये कहीं बीच में है तो इनका क्या करना होगा, कंपोनेंट्स। ए पार्टिकल तो वाई के अलोंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। इधर कितना आ जाएगा, वी बी कॉस 45, वी बी कितना है 10√2 कॉस 45 1/√2, यह आ गया बच्चों 10। ठीक, इसका इधर का कंपोनेंट वी बी साइन 45, ये भी आपको पता है आ जाएगा 10। अब इसके कंपोनेंट कर लें। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, वी सी कॉस 37, वी सी कितना है 20, कॉस 37 क्या होता है बच्चों 4/5, कितना आ जाएगा ये 16। इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, ये वी सी साइन 37, वी सी है 20, साइन 37 होता है 3/5, ये आ गया आपके पास 12। तो सारे अब आई और जे में आ गए, के में तो कुछ है ही नहीं। बस फर्स्ट मास कितना था, वी ए, मास ऑफ ए 2 kg, ए की वेलोसिटी 10 जे कैप। वेक्टर फॉर्म में लिखते जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा मास, मास ऑफ पार्टिकल बी 4 kg। अब बी की वेलोसिटी इधर है 10 आई कैप, वाई में भी 10 है तो 10 जे कैप। फिर सी पार्टिकल का मास है बच्चों 1 kg, इसकी वेलोसिटी सी पार्टिकल की 16 मीटर पर सेकेंड है एक्स में तो आई कैप, उसके बाद 12 है माइनस जे में, 12 मीटर पर सेकेंड इन माइनस जे कैप, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तीनों का सम कितना हो जाएगा 7 kg। ये आ गया प्यारे बच्चों 20 जे कैप, यहाँ से 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप प्लस 16 आई कैप माइनस 12 जे कैप अपॉन 7। तो बच्चों x में कितना आ गया 40 प्लस 16 56, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 56 आई कैप। जे में देखें कितना आ गया 20 इंटू प्लस 40 60 माइनस 12 प्लस 48 जे कैप अपॉन मास 7 kg। फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएं, बस कंपोनेंट करके आंसर आ जाएगा। नोट करें इसको बच्चों। नेक्स्ट में बच्चों इसमें आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। किन दोनों का सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोनों एक ही रस्सी से बंधे हैं, एक रोप से, दोनों का एक्सेलरेशन होगा सेम। फर्क क्या है, ये जे में मूव करेगा और ये आई में वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो पहले दोनों की एक्सेलरेशन निकाल लें। आपको पता है ये 2 kg, इधर लगेगा 2g, ऊपर की तरफ टेंशन, इसको कौन चलाएगा टेंशन, और रोकने की कोशिश कौन करेगा फ्रिक्शन। देख लें पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। मैक्सिमम फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, म्यू इज 0.5, एन कितना हो जाएगा 3g, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 15 न्यूटन। चलाएगा कौन सिस्टम को, ये 2g, कितना ये 20। तो चलाने वाला फोर्स ज़्यादा है, रोकने वाला फोर्स कम है, तो ये सिस्टम चलेगा। तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी सिस्टम की, चलाने वाला फोर्स 20, रोकने वाला फोर्स फ्रिक्शन 15 डिवाइडेड बाय टोटल मास 5, तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। इस ब्लॉक को नाम देते हैं चलो 1, इसको नाम देते हैं 2। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, फर्स्ट मास इंटू उसका एक्सेलरेशन, दूसरा मास इंटू उसका एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास। पहला मास कितना है बच्चों 2 kg, एक्सेलरेशन -1 जे कैप, -1 क्यों नीचे को जा रहा है,
ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला मास 3 kg, इसका एक्सेलरेशन 1 i कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 3 i कैप माइनस 2 j कैप बाय 5। वेरी इजी, जल्दी से नोट कर लें बच्चों इसको। बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा, ध्यान से देखेंगे। ये एक स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्मूथ, मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन। ये रॉड बिल्कुल सरफेस पे आपने ऐसे रखी हुई है, ठीक है, सीधी खड़ी हुई है रॉड, ऐसे गिर नहीं रही। अब इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया, रॉड गिरेगी। रॉड गिरेगी तो इस पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट पूछा है। पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि रॉड गिरेगी कैसे। ऐसे गिर जाएगी, ऐसे गिरेगी, या थोड़ा बहुत पॉइंट बी पीछे जाएगा। क्या होगा देखें जरा ध्यान से। आपने इसको जरा सा हिला के छोड़ दिया, उसके बाद इसको कौन गिरा रहा है? ग्रेविटी। कैसे लग रही है ग्रेविटी? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स एक्सटर्नल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है? 0, क्योंकि कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, ग्रेविटी वर्टिकल है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है? नहीं है, 0, क्योंकि फोर्स ही नहीं है। तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी कितना? 0। पहले तो सब कुछ रुका ही हुआ था। तो वेलोसिटी इनिशियल ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0, तो देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0। सेंटर ऑफ मास को हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0। सेंटर ऑफ मास रॉड का बीच में होता है, हॉरिजॉन्टली कोई चेंज नहीं होना है। मीन्स सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर यहाँ पे था वो सीधा ऐसे आएगा, तो सेंटर यहाँ पे आ जाएगा और रॉड यहाँ पे। रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करोगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्राउंड का फ्रिक्शन लगता है बच्चों। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो तो बिल्कुल ऐसा होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? सेंटर यहाँ से यहाँ आ गया, दिस डिस्टेंस इज L/2। ये ए पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो ए की डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये लेंथ। ये कैसे निकलेगी दिस लेंथ? x √L² प्लस √L/2 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट ए की है कितनी बोल दी हमने? x √L² प्लस L/2 का स्क्वायर √5L/2। समझ गए बच्चों? जल्दी से नोट कर लें इसको। नेक्स्ट देखें बच्चों क्या कहता है। एक मास है, कितना है ये मास? 3m। एक टावर के ऊपर से इसको फेंका, ये बड़ा सा घर है या कहते हैं टावर है। यहाँ पे एक आदमी ने खड़े होकर 3m मास को फेंका। जैसे ही 3m को फेंका, 3m एक्सप्लोड्स। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। 2m जो उसमें से है सीधा नीचे को गिर गया और m आगे को चला गया। 3m को कितनी स्पीड से फेंका था? u स्पीड से। कह रहा है m कहाँ गिरेगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है। आप एक तो सबसे पहले इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हैं। तो मेथड 1 इज मोमेंटम कंजर्वेशन। आपको ये पता है बच्चों, जो भी फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का लग रहा है। कैसे? वर्टिकल। तो बच्चों फोर्स एक्सटर्नल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है? 0। तो फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम इनिशियल ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हाइट h गिवन है आपको। तो पहले का मोमेंटम 3m का मास था, स्पीड थी u। बाद में 2m की स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गई
0 क्योंकि वो तो वर्टिकली गिर रहा है। m की मान लेते हैं स्पीड हो गई है v, तो मास m, इसकी स्पीड हो गई है v, तो बच्चों v कितना आ गया 3u। तो अब ये पूछा है कितनी दूर गिरेगा, तो बच्चों ये ऐसे जाके गिरेगा, ये रेंज पूछी है हमारे से। तो दिस रेंज आर, आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g। स्पीड कितनी आई है 3u अंडर रूट ऑफ 2h/g। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसको सेंटर ऑफ मास से कैसे करेंगे, मेथड 2 लगाते हैं। क्या है मेथड 2 का नाम, सेंटर ऑफ मास मेथड। आपको ये पता है एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रही, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं होगी। सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा माने ये 3m पहले जाके गिर रहा था कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। कौन गिर रहा था 3m। सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं गिरेगा। किस किस का सेंटर ऑफ मास, 2m और m का सेंटर ऑफ मास। समझ में आती है बच्चों बात। यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक, तो अब आपको ये पता है टोटल मास है 3m। कहाँ गिर रहा है सेंटर ऑफ मास, कहाँ पे है x पे। 2m मास था एक, वो कहाँ पे गिर गया था, वर्टिकली डाउनवर्ड्स 0 पे। एक मास था m, कहाँ जाके गिरा, r डिस्टेंस पे। क्लियर है बच्चों बात आपकी। तो ये m से m कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू 3x, और x कितना था u अंडर रूट 2h/g, यही रेंज होती है। तो r कितना आ जाएगा 3 टाइम्स u अंडर रूट 2h/g। वेरी इजी बच्चों, नोट कर लें इसको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एक प्लैंक है, प्लैंक समझते हैं ना, एक बड़ा सा कुछ फट्टा सा है, समथिंग लाइक दैट। स्मूथ सरफेस पे रखा है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, मैन का मास 50 kg, प्लैंक का मास 25 kg, और प्लैंक है 30 मीटर का। अब ये आदमी चल के इधर पहुंच जाता है, तो पूछा गया है आदमी की डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला आंसर आता है दिमाग में, अरे ये आदमी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 30 मीटर, जो कि बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है ये समझने की कोशिश करें, थोड़ा फील करें। कभी आप बोटिंग पे गए हों, कभी आप बोट में बैठे हैं, जैसे ही आप बोट में आगे को चलते हैं, बोट किधर जाती है, पीछे। ऐसा सरफेस पे रियल लाइफ में जनरली नहीं पॉसिबल हो पाता है, पर ये पॉसिबल है क्योंकि स्मूथ सरफेस है। तो जब ये आदमी आगे जाएगा, ये प्लैंक किधर आएगा, पीछे। ऐसा हो क्यों रहा है, मैथमेटिकली देख लें बच्चों। सिस्टम के ऊपर, सिस्टम में कौन कौन है, मैन एंड प्लैंक। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आदमी चल रहा है, तो आदमी ने प्लैंक पे किधर फोर्स लगाया, पीछे। प्लैंक किधर जाएगा, पीछे। आदमी पे किधर फोर्स लगा, आगे, तो मैन जाएगा आगे, प्लैंक कुछ जाएगा पीछे। एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0। इनिशियल वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी 0। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0। कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास जो इसका और इसका होगा वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो मान लीजिए जैसे ही आदमी इधर से इधर जाता है,
ये प्लैंक थोड़ा सा पीछे आ जाता है। कितना पीछे आ गया, मान लिया x, तो ये आदमी यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, m1 इंटू डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू डेल्टा r2 वेक्टर। पहले का मास चेंज इन पोजीशन, दूसरे का मास चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू टोटल मास इंटू चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कितना है इस केस में, 0। तो ये दोनों m1 इंटू डेल्टा r1 वेक्टर m2 इंटू डेल्टा r2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, मैन का मास 50 kg, मैन यहां से चल के यहां तक पहुंचा, ये टोटल था 50, प्लैंक इधर x आ गया, दिस विल ऑल्सो बी x, क्योंकि प्लैंक x से खिसक गया। तो मैन इतना चला है 30 माइनस x, तो मैन की चेंज इन पोजीशन क्या है, 30 माइनस x, इस तरफ है, इसको बोल दो i कैप, प्लस प्लैंक का मास 25 kg इंटू प्लैंक कितना शिफ्ट हुआ है x से, पर किस तरफ, माइनस i कैप इज इक्वल टू 0। इससे कैंसिल तो 2 आ गया बच्चों, ये आ जाएगा 60 माइनस 2x प्लस x, सॉरी ये माइनस है, माइनस x इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 60, हमेशा वेक्टर फॉर्म में लिखें तो x इज इक्वल टू 20, आई कैप भी था साथ में, लगाए चलें चाहे, तो x विल बी इक्वल टू 20 आई कैप। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स, अच्छा x आपका 20 आ गया। ये प्लैंक इस तरफ आया कितने से, 20 से। आपको किसका डिस्प्लेसमेंट पूछा था, पर्सन का, तो अगर प्लैंक इधर 20 आ गया तो आदमी का चेंज कितना था, 50 माइनस x, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 30 माइनस x विच इज 20, दैट इज 10 मीटर। ठीक है, तो आदमी सिर्फ 10 मीटर ही चल पाएगा बच्चों। क्लियर है बात। इसको करने के लिए आपको एक फॉर्मूला शॉर्टकट भी बता देते हैं, जिसका भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो आप इधर करेंगे क्या, दूसरे का मास, एक शॉर्टकट है स्पेशल आप लोगों के लिए, इनटू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। फटाफट एक लाइन में आप लोगों के लिए आंसर। देखिए बच्चों, आपने मान लो मैन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैन के सामने दूसरा कौन है, प्लैंक, प्लैंक का मास 25 kg, एक्स मैन का निकाल रहे हैं, मैन और इनके रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, ये 30 अपॉन टोटल मास 75, तो ये आ गया 3, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन आ गया 10 मीटर। यही निकाला था इतना सब करके। प्लैंक का निकाल के बताएं आपको बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इज इक्वल टू दूसरे का मास, मैन का मास 50, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक आ रहा है 20 मीटर, जो आपने पहले निकाला था। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखें, फटाफट शॉर्टकट में निकालें, जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये अर्थ है, ये माउंट एवरेस्ट है, नाम तो सुना ही होगा। माउंट एवरेस्ट पे एक आदमी खड़ा है, माउंट एवरेस्ट की हाइट है h, अर्थ का मास m, आदमी का मास छोटा है। यह आदमी कूद के धरती पे आ जाएगा। अब क्या है, पूछता है कि जब यह आदमी धरती पे आ जाएगा उस टाइम तक अर्थ की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अब अर्थ क्यों चलेगी, वही बात है बच्चों, मैन क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि अर्थ उसको अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के खींच रही है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है क्या, इक्वल एंड अपोजिट।
तो ये आदमी भी तो अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। दो अर्थ का डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल होगा क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं, देखें, फोर्स एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0। तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। अर्थ और मैन का सेंटर ऑफ मास जहाँ होगा वहीं रहेगा। मान लीजिए अर्थ x ऊपर चली गई तो ये आदमी कितना नीचे आएगा जंप करके, h माइनस एक्स। क्लियर है बात बच्चों? तो m1 इंटू डेल्टा r1 वैक्टर प्लस m2 इंटू डेल्टा r2 वैक्टर इज इक्वल टू 0। पहले मास ऑफ मैन स्मॉल m कितना चेंज हुआ पोजीशन में, h माइनस एक्स, नीचे को माइनस जे कैप। मास ऑफ अर्थ कैपिटल M कितनी ऊपर गई, x जे कैप इक्वल टू 0। यह आ जाएगा माइनस इधर दें, माइनस mh प्लस mx प्लस कैपिटल mx इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा mh अपॉन m प्लस m। अब आप देख सकते हैं बहुत कम होगा क्योंकि अर्थ का मास डिनोमिनेटर में आया है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है तो डिनोमिनेटर बड़ा है, टोटल टर्म छोटी है। शॉर्टकट से भी देख सकते थे। डिस्प्लेसमेंट अर्थ की क्या करना है, इसके लिए दूसरे का मास मैन का मास, इनके बीच का डिस्टेंस h अपॉन टोटल मास। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों बात? नोट करें जल्दी से बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ये काट है, काट समझते हैं बच्चों, जिसको हम लोग ठेला भी बोलते हैं। इसके ऊपर ये एक आदमी खड़ा हुआ है, मैन इज हैविंग अ मास m एंड मास ऑफ कार्ट इज कैपिटल M। अब क्या करता है, ये आदमी से कूद जाता है। रियलाइज करें आप लोग रियल लाइफ में भी, इफ दिस मैन जंप्स फॉरवर्ड, ये कार्ट किधर जाएगा, बैकवर्ड्स। ऐसा होगा भी क्यों, ये भी देख सकते हैं हम लोग। मैन जंप करने के लिए बच्चों कार्ट को पीछे फोर्स लगाएगा तो कार्ट मैन पे किधर फोर्स लगाएगा, आगे। कार्ट और इस मैन को एक सिस्टम मान लें तो बच्चों सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, सिर्फ ग्रेविटी का एक्सटर्नल फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 होना चाहिए। तो बच्चों पहले कोई भी नहीं चल रहा था, रुका था, तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। तो मैन अगर आगे जाएगा तो कार्ट किधर जाएगा, पीछे। ठीक है, पर अब फर्स्ट में क्या दिया गया है, मैन कितने से जंप करता है, u रिलेटिव टू कार्ट, हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। मान लेते हैं कि जब आदमी आगे को जंप करता है तो कार्ट पीछे को जाता है कितनी स्पीड से, vc से। तो बच्चों अगर हम लिखें इसमें m1 इंटू डेल्टा v1 प्लस m2 इंटू डेल्टा v2 इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा vcm, ये कितना है, 0। अब मुझे मैन का एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। मैन की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी इस फर्स्ट केस में, कार्ट के रिस्पेक्ट में कितनी थी, u, आगे को i कैप, कार्ट की वेलोसिटी पीछे को है तो vc माइनस i कैप। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन जो है ना u माइनस vc i कैप है। ठीक है बच्चों, तो मास ऑफ मैन स्मॉल m, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैन u माइनस vc i कैप। चेंज पूछा है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियली तो मैन रुका हुआ था,
इनिशियल 0, कार्ट का मास कैपिटल M, कार्ट की फाइनल वेलोसिटी VC इन माइनस आई कैप, ठीक, माइनस कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो कितनी थी 0 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से आ गया m इंटू यू माइनस वी सी, ये माइनस आ जाएगा, माइनस m इंटू वी सी इज इक्वल टू 0। तो एम यू इज इक्वल टू एम वी सी प्लस कैपिटल एम वी सी। तो वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज मास ऑफ मैन रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन m प्लस m। जो शॉर्टकट आपको मैंने मास वाले में कराया था वो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। कार्ट की वेलोसिटी चाहिए तो मैन का मास रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन टोटल मास। ठीक है बच्चों, सेकंड केस सीधा है, उसमें ये कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि u किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दी है, सीधा सीधा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों आदमी का मास m, मैन की वेलोसिटी u है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किधर आगे को आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, कार्ट का मास m, इसकी फाइनल वेलोसिटी वी सी माइनस आई कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो थी 0। खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन। एम यू माइनस एम वी सी इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज एम यू बाय एम। ठीक है, नोट कर लें इसको। ये लेक्चर बच्चों यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए कुछ लेके आऊँगा एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। नीट के लेवल तक हमारा सेंटर ऑफ मास यहीं तक ख़त्म होता है। अच्छे से रिवाइज करें और इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल। कौन सा चैनल है आपका? विपुल तिवारी IIT JEE नीट फिजिक्स। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।